जी हाँ, नमस्कार। आदमपुर उपचुनाव आ चुका है और कांग्रेस पार्टी टिकट के पेचीदा मोड़ पर आ चुकी है। कांग्रेस पार्टी किस प्रकार किस कैंडिडेट पर दावा खेल सकती है, ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। अगर आप आदमपुर उपचुनाव में रुचि रखते हैं तो ही इस वीडियो को देखिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपको बता दें कि आदमपुर उपचुनाव आ चुका है और 1,65,000 के आसपास यहाँ के मतदाता हैं। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भव्य बिश्नोई को मैदान में उतार दिया है। आम आदमी पार्टी की तरफ से सत्येंद्र मुड, जो कि पहले कांग्रेस में थे, कांग्रेस से भाजपा में आए, भाजपा से अब आम आदमी पार्टी में आए हैं और उन्हें टिकट मिल गई है। वहीं कांग्रेस पार्टी के लिए पेचीदा मामला है। हरियाणा में दो तरीके से राजनीति होती है, एक जाट एक गैर जाट के रूप में, एक स्थान के आधार पर। लेकिन आदमपुर में जातिगत आंकड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण होता हुआ दिख रहा है। यदि जातिगत आंकड़े की बात करें तो जाट मतदाता यहाँ पर 60,000 है, शेड्यूल कास्ट यहाँ पर 48,000 है, बैकवर्ड क्लास 25,000 है, जिसमें सबसे ज्यादा कुमार समाज से है। बिश्नोई अकेले 20 से 24,000 है। अन्य जनजातियां जैसे ब्राह्मण बनिया जो है वो 15,000 है। तो आपको बता दें कि आम आदमी पार्टी ने जाट कैंडिडेट को मैदान में उतारा है। आईएनएलडी यदि जाट कैंडिडेट यानी आईएनएलडी जो है वो अपने पुराने कार्यकर्ताओं पर ज़्यादा विश्वास व्यक्त कर रही है। यदि राजेश गोदारा फिर से आईएनएलडी की तरफ से प्रत्याशी होते हैं तो कहीं ना कहीं आईएनएलडी भी जाट प्रत्याशी को मैदान में उतार सकती है। यानी जाटों का वोट दो भागों में विभाजित हो जाता है। अगर कांग्रेस पार्टी भी जाट कैंडिडेट पर जो हम भरोसा जताती है तो वो 2 की जगह 3 भागों में डिवाइड होगा। हालांकि राजनीतिक रूप से जातिगत आंकड़े पर विश्लेषण करना सही नहीं होगा, लेकिन हम आपको वास्तविकता बता रहे हैं और वास्तविकता यही है। आपने ये भी देखा होगा कि 2019, 2014 या उससे पहले जब जितने भी चुनाव हुए हैं तो आदमपुर हल्के में दूसरे स्थान पर जाट कैंडिडेट रहा है। सोनाली फोगाट पीछे दूसरे नंबर पर थी। 2014 में आईएनएलडी से जो कुलबीर बेनीवाल वो भी जाट कैंडिडेट दूसरे नंबर पर थे। खुद जयप्रकाश जो बाई इलेक्शन में लड़े थे वो भी दूसरे नंबर पर रहे हैं। यानी जाटों के साथ साथ जो जाट वोट बैंक का 60,000 वोट है, उसके साथ साथ दूसरे कास्ट का भी वोट इकट्ठा करना बहुत ही जरूरी है। आप इसलिए कहीं ना कहीं जो कांग्रेस पार्टी संपत सिंह या उनके लड़के या जयप्रकाश पर जो दाव खेलने के लिए तैयार थी, उस दाव पर अब विचार विमर्श कर रही है। हालांकि संपत सिंह और जयप्रकाश से खबर आ रही है कि उन्होंने भी ये बताया है कि अगर वोट डिवाइड होते हैं तो कांग्रेस को नुकसान होगा। तो दूसरे नंबर पर आता है शेड्यूल कास्ट, जो कि 48,000 है। शेड्यूल कास्ट के 48,000 वोट बैंक कांग्रेस की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। शेड्यूल कास्ट का वोट बैंक यदि किसी एक नेता एक पार्टी के साथ आ जाता है तो हारी हुई बाजी जीती जा सकती है, जीती हुई बाजी हारी जा सकती है। अगर कांग्रेस शेड्यूल कास्ट के कैंडिडेट को मैदान में उतारती है तो सबसे पहले लोकल प्रत्याशी के तौर पर शेड्यूल कास्ट में कांग्रेस के लिए कठिनाई होगी। या तो हुड्डा को सैलजा को आगे करना होगा, या सैलजा के गुट से जो सुरेश सरपंच वाल्मीकि है जो तैयारी कर रहे हैं उसे आगे करना होगा। लेकिन सैलजा को मनाना इतना आसान नहीं है। कहीं ना कहीं खुद हुड्डा भी सैलजा से इस मुद्दे पर कोई बात करना नहीं चाहेंगे। वही बैकवर्ड क्लास 25,000 वोट बैंक है। अगर कर्ण सिंह या रामनिवास घोड़ेला को आगे करते हैं तो 25,000 वोट बैंक बीसी वर्ग के हैं, कुमार समाज के नहीं है, तो उस पर भी असर होगा। बिश्नोई कम्युनिटी कहीं ना कहीं जो 70 से 80% भजनलाल परिवार से जुड़ी हुई है, उस पर सेंधमारी करना इतना आसान नहीं होगा। और ब्राह्मण और बनिया 15,000 जो है, ब्राह्मण और बनिया से यदि कैंडिडेट बनाया जाए तो दूसरी कम्युनिटी पर कितना असर दिखाती है ये भी बड़ा मुश्किल होगा। कहीं ना कहीं जातिगत आधार पर भी कांग्रेस की टिकट पेचीदा है। कांग्रेस चाह रही है कि जाटों का 50% वोट और शेड्यूल कास्ट का कम से कम 70 से 80% वोट लिया जाए, या तो शेड्यूल कास्ट का कैंडिडेट उतारा जाए ताकि एक बड़ा मैसेज जाए, क्योंकि भव्य बिश्नोई कम्युनिटी से है और सत्येंद्र जो है जाट कम्युनिटी से है। अगर आईएनएलडी जो है जनरल कैटेगरी से या जाट कैंडिडेट को मैदान में उतारती है
तो शेड्यूल कास्ट का वोट बैंक कांग्रेस को भी जा सकता है। लेकिन मुद्दा यह है कि शेड्यूल कास्ट से कांग्रेस पार्टी के पास कैंडिडेट कौन होगा। कैंडिडेट की छिटाकशी के कारण ही कांग्रेस में टिकट देरी से ऐलान होने वाली है। जयप्रकाश और संपत सिंह पर दाव खेलना यही है कि आप जनरल कैटेगरी के तो वोट इकट्ठे कर लेंगे, लेकिन शेड्यूल कास्ट का वोट, बैकवर्ड क्लास का वोट कैसे अपनी तरफ मिलाएंगे। कर्ण सिंह जो कि भाजपा से कांग्रेस में लौटे हैं, कर्ण सिंह वही हैं जो 2014 में जब मोदी की लहर थी और भाजपा ने पूर्ण बहुमत की सरकार हरियाणा में पहली बार बनाई थी, तब भी आदमपुर में उन्हें महज 7,000 से वोटों से संतोष करना पड़ा था। यानी कुमार बिरादरी के वोट भी उन्हें नहीं आए थे। आप एक प्रकार से कांग्रेस पार्टी की टिकट इस चुनाव में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाली है। कांग्रेस ये चाह रही है कि भारतीय जनता पार्टी का विकल्प इस चुनाव में कांग्रेस पार्टी की तरफ देखा जाए। सोनीपत की बड़ौदा सीट कांग्रेस पार्टी ने जीती थी तो कहीं ना कहीं हिम्मत जरूर आई थी, लेकिन ऐलानाबाद में अभय सिंह चौटाला ने मैदान मारा और आदमपुर जो हमेशा से ही भजनलाल का गढ़ रहा है, उसमें कांग्रेस पार्टी को बेटर प्रदर्शन करना होगा। अगर वे दूसरी पोजीशन पर भी नहीं आती है तो कांग्रेस का 2024 में बड़ा उलटफेर होने की संभावना को ध्यान में रखना होगा। तो इसीलिए हुड्डा व उसकी टीम फूक फूक कर एक एक कदम रख रही है। कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट के वोट बैंक को ध्यान में रखते हुए कैंडिडेट उतारने की फिराक में कांग्रेस पार्टी है। तो आपका क्या कहना है, किसे अपना कैंडिडेट कांग्रेस को बनाना चाहिए, क्यों बनाना चाहिए, कमेंट जरूर करें, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।